दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में प्रकाश चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावे जो है वो वर्ग 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। के परावर्तन के कितने नियम है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश के परावर्तन के हमें पता है कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण, यही क्वेश्चन बदल कर पूछ दे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर में डैश, तो आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर। तो हमें कंफर्म पता है कि म्यू का मान जो होता है यह साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। यही किसका नियम कहलाता है? एस्नेल का नियम। यह किसका नियम कहलाता है? एस्नेल का नियम। कह देगा कि एस्नेल का नियम लिखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है, बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस्नेल का नियम मतलब लिखे तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया बोलेगा तब मतलब साइन, तो आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है और इसी को एस्नेल का नियम कहा जाता है। तो एस्नेल का नियम, एस्नेल के नियम से हम क्या बोल देंगे? साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू, जहां म्यू क्या है? एक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए इसी क्वेश्चन को बदलकर भी पूछा जा सकता है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। दाढ़ी बनाने में कहे, हजामती दर्पण के रूप में कहे, डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला रोग विशेषज्ञ की जांच के लिए कहे, या गाड़ी के हेड लाइट में कहे, टॉर्च सर्च लाइट में कहे, सभी जगह किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या पढ़े हैं? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तर दर्पण को होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग। गाड़ी के हेड लाइट में अवतल दर्पण, यानी हेड लाइट में, टॉर्च लाइट सर्च लाइट में हजामती दर्पण के रूप में, और उसके बाद डॉक्टरों द्वारा नाक कान गला मतलब इत्यादि रोग की जांच में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो हमारा जो जवाब होगा वो सीधा कि उत्तल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण इसका दृष्टि विस्तार जो होता है वह बहुत ही अधिक हो जाता है। यानी इसी कारण है जो है हम गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हमेशा सीधा बनता है। हमें 2 प्रकार से प्रतिबिंब की यदि बात कर ले तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब इसी क्वेश्चन को बदल देगा कि किस दर्पण को पर्दे पर प्राप्त, किस दर्पण से मतलब किस प्रकार का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से बनेगा, तो किस प्रकार से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तब हो जाएगा वो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब को। यहां से यह क्लियर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। यहां से एक क्वेश्चन और घुमा कर पूछ दे कि आवर्धन का ऋणात्मक मान अर्थात m का जब हम निकालेंगे m का मान, तो m का मान यदि माइनस में आ जाए, माइनस में कुछ भी आ जाए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है वो हमें वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करता है। यहाँ से क्लियर हो गया कि आवर्धन का ऋणात्मक मान जो है वह सिर्फ और सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को इंगित करेगा, अर्थात m का मान निकालेंगे और m का मान यदि माइनस में आ गया तो वह प्रतिबिंब कौन सा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा। यहाँ से
हम लोग सब्जेक्टिव भी हल करते चले जाएंगे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह उल्टा होगा और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाएगा। लेकिन यदि m का मान धनात्मक आ जाए अर्थात प्लस में कुछ 5 4 इस तरीका से कुछ आ जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा, या जिसको हम लोग आभासी भी कहते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है, और इसे पर्दे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन सिर्फ यह था कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। आगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो हमें पता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कौन कौन, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अर्थात स्नेल के नियम से sin I बटा sin R बराबर म्यू, जहाँ म्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, अर्थात एक नियतांक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो हमें समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता ही हम पढ़ लेते हैं, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वह सारा क्लियर हो जाएगा। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होते हैं। नंबर 1, प्रतिबिंब का आकार जो होता है वह वस्तु के आकार का बराबर होता है, यानी प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। यह हो गया। प्रतिबिंब में होता है पार्श्व परिवर्तन, सिर्फ और सिर्फ जो है हम कह सकते हैं कि इसमें पार्श्विक रूप से जो है वह उल्टा बनता है प्रतिबिंब में। और इसके आधार पर हमें यहाँ से देखें तो प्रतिबिंब क्वेश्चन के आधार पर तो प्रतिबिंब सीधा बन जाता है, और प्रतिबिंब जो सीधा बनेगा तो सीधा किस में बनता है, आभासी प्रतिबिंब में। सीधा किस में बनता है, आभासी प्रतिबिंब कहे या काल्पनिक प्रतिबिंब कहे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में जो है यह वस्तु सीधा मतलब प्रतिबिंब जो है वह बन जाता है। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। इसके बाद वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बता ही दिए। यदि दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा डिग्री कोण से घूम जाएगा। यहाँ से यह क्लियर हो गया। यदि दर्पण को हम 30 डिग्री कोण से घुमा दे तो प्रतिबिंब क्या होगा, 60 डिग्री कोण से घूम जाएगा। यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आती है तो वह उसका प्रतिबिंब जो है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती हुई प्रतीत होगी, यानी डबल, यानी कह सकते हैं v वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन सिर्फ एक कहता था किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फोकस दूरी की जो दुगुनी दूरी होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी फोकस दूरी की जो दुगुनी दूरी यानी 2f1 कह सकते हैं, तो उस पर जो उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, यानी f1 के डबल दूरी पर अर्थात 2f1 पर। आगे गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसमें बराबर क्वेश्चन जो है वह पूछा जाता है कि इसका संबंध जो होगा वह क्या होता है कि f जो होता है f बराबर में r/2 होता है, यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या कभी कभी यह कोई ऑप्शन नहीं रखकर तो r बराबर में 2f भी रहेगा तब भी यह चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन इस तरीका से नहीं पूछकर दूसरे तरीका से भी पूछा जा सकता है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऐसे करके 32 cm है, r 32 cm। अब हमेशा यह ध्यान रखना है कि 32 प्लस में है या माइनस में, प्लस में है या माइनस में। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अवतल दर्पण की, यह भी ऑब्जेक्टिव, अभी जितना बोला जा रहा है सभी ऑब्जेक्टिव निकलते चला जाएगा इसमें से, कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। यदि r 32 cm दिया हुआ है प्लस में तो कहीं ना कहीं यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो f पूछा जा रहा है तो f बराबर 32/2 कर लेंगे तो कितना 16 सेंटीमीटर। या कभी कभी r ही दे दे -10 cm। अब यदि -10 cm दिया हुआ है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। माइनस में दिया गया चूंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो r माइनस में दिया हुआ है तो अवतल दर्पण है, f पूछेगा तो f बराबर में क्या हो जाएगा 2r 2 × 10 कितना 20 सेंटीमीटर जो है यह आ जाएगा। इस दोनों में से कोई f पूछे या r पूछे एक क्वेश्चन रहेगा और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो कुछ भी पूछे, f पूछे तो f बराबर में r/2, r पूछे तो r बराबर में 2f। यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसमें प्लस भी ऑप्शन लिखा हुआ है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। हम लोग दर्पण में भी पढ़ लिए थे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। हम कारण समझ लेते हैं यहाँ से। अब अवतल दर्पण ले लिए पहले, तो अवतल दर्पण या कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो या बाहरी सतह क्या हो, रजतित हो। अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो यहाँ से यह खींच दिए, यहाँ से यह, तो समस्त दूरियां जो है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी हो जाएगा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, अब जैसे यह किरण यहाँ से जा रहा है तो इधर जितना भी दूरी मापा जाएगा सभी दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, यह सब दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। विपरीत दिशा में अर्थात इधर वाला जो दूरी होगा वह ऋणात्मक होगा। विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यहाँ से यह दोनों क्लियर हो गया। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां, अर्थात जब हम इधर से ऊपर की ओर मापेंगे दूरियां तब यह क्या हो जाएगा, धनात्मक। कहीं इधर भी ले, इधर भी धनात्मक, लेकिन वही मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसी को हम लोग चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो चिन्ह परिपाटी से होता क्या है कि चिन्ह परिपाटी के आधार पर हम देखें तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, जबकि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण में पूछा जा रहा है, यही अवतल दर्पण में पूछा जाता है या उत्तल लेंस में पूछा जा रहा है। अवतल लेंस में पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से यह क्लियर हो गया। अब अवतल लेंस के लिए आवर्धन बराबर में होता है। तो आवर्धन जब भी पूछेगा दर्पण में, तो दर्पण में आवर्धन m बराबर में क्या होता है, माइनस भी वायु। m बराबर में क्या होता है, माइनस भी वायु। लेकिन लेंस में पढ़ेंगे तो m बराबर में क्या हो जाएगा, भी वायु। अभी अवतल लेंस हम पढ़ रहे हैं तो लेंस में m बराबर में भी बाय यू हो जाता है। तो m इसमें आवर्धन पूछा जा रहा है, तो इसका सटीक आंसर जो है वो भी बाय यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अर्थात किस लेंस का उपयोग होता है। तो हमें भली भांति पता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यह क्वेश्चन तो केवल इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, वक्रता त्रिज्या 50 cm तो फोकस दूरी 25 cm। तो इसमें अभी जो जस्ट बताए थे इससे पहले वाला में तो सेम वही क्वेश्चन था, इसीलिए इस पर ज़्यादा मंथन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। या न्यूमेरिकल में बराबर क्वेश्चन पूछेगा, या कितना दिया हुआ फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें ध्यान देना होगा कि यह कौन सा लेंस है। अवतल होगा तो माइनस में हो जाएगा, उत्तल लेंस है तब वह क्या होगा, प्लस में होगा। अभी हम लेंस कहीं कुछ भी जो है वह लेकर नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ बनाना सीख रहे हैं। तो एफ कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 प्लस में इसका मतलब कौन सा लेंस, अभी तुरंत चिन्ह परिपाटी समझाए थे, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, पी पूछा जा रहा है। पी बराबर में 1/f, 1/50 सेंटीमीटर। चूंकि यह कुल मिलाकर यदि देखें तो सेंटीमीटर में है, या 50 क्या है सेंटीमीटर में। चाहे तो हम यहाँ भी मीटर में बदल सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यहाँ से सेंटीमीटर में मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना इसीलिए यहाँ किए क्योंकि अब हम यदि 100 से भाग दे दें तो यह पलट कर कहाँ चला जाएगा, वो मतलब ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ भाग दें या यहाँ गुना करें तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहीं कर लेते हैं, ज़्यादा मतलब समझ में आएगा सबको। तो यहाँ 50/100 मीटर काट दें, 50 दूनी 100। अब मेन बटा क्या हुआ, या तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, लेकिन मीटर तो नीचे में ही रह जाएगा, यानी 2/मीटर, यानी 2 मीटर ऊपर में चला जाएगा, मीटर इनवर्स। अब चूंकि 1 मीटर इनवर्स बराबर 1 डायोप्टर होता है, तो 2 मीटर इनवर्स बराबर में 2 डायोप्टर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सीधा हल करेंगे। यहाँ इस तरीका से इतना जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि फोकस दूरी दिया रहेगा तो हमें क्षमता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि सेंटीमीटर में है तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे, 100 में उसको भाग दे देंगे।
उससे भाग दे देंगे, 100 में जो है उससे भाग देंगे। अभी 50 सेंटीमीटर दिया हुआ, 100 से भाग देंगे कितना, 2 बार में, यानी 100 में 100 जो है 50 से भाग देंगे ऐसे करके 100 में, तो 2 बार में लग जाएगा, 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर होगा, 25 चौक 100, 4 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे का मतलब जो है वो हम कह सकते हैं परिवर्त। यदि कह दे कि 4 ही डायोप्टर है, तब क्या करेंगे, फोकस दूरी निकालने के लिए 100 में 4 से भाग देंगे। चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जैसे हल करना है, हमें इतना बनाने का नंबर नहीं मिलता है, तो 100/4 कर देंगे कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यह क्लियर हो गया। 2 डायोप्टर होगा तो 100/2 50 सेंटीमीटर, यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा कर पूछ दे, घुमा कर के आसान क्वेश्चन दे देता है कि किसी लेंस की क्षमता +3 डायोप्टर है, यह लेंस कैसा है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस में है उत्तल लेंस, माइनस में कर देगा 2 डायोप्टर, तब कौन सा लेंस, अवतल लेंस है। तो यहाँ से कहीं भी क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा कर दे, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन इससे रहेगा कि यदि फोकस दूरी दिया रहेगा तो उसकी क्षमता पूछा जाएगा, यदि क्षमता दिया रहेगा तो उसकी फोकस दूरी जो है वह पूछा जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हम लोग वस्तु के आकार का प्रतिबिंब यदि बन रहा है, तो हम लोग समतल दर्पण के बारे में पहले से ही चर्चा कर लिए थे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है वह उत्तल लेंस होता है, अर्थात उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और पहले भी बता दिए थे कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यही यदि क्वेश्चन बदलकर हजामती दर्पण के रूप में कर दे, तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वह प्रिज्म की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रिज्म की सहायता से जो है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कराया जाता है। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो बैंगनी वर्ण का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी वर्ण का। सबसे अधिक विचलन की बात किया जा रहा है, अधिक विचलन की बात, तब कौन सा, बैंगनी। और कम विचलन की बात, कम विचलन, तब वह कौन सा हो जाएगा, लाल। सबसे कम विचलन किसका होगा, लाल का। अब यदि तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता। कह देगा कि सबसे अधिक किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य होता है, तब लाल वर्ण का। और कम की बात किया जाए, कम, तब किसका, बैंगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस वर्ण का होता है, लाल वर्ण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैंगनी वर्ण का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो अधिक विचलन की यदि बात किया जाए तो बैंगनी वर्ण का। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल वर्ण का होता है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले पार्ट में भी, मतलब अभी से इससे पहले भी। तो वह कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या r पूछा जा रहा है, तो r बराबर में क्या होता है, 2f। तो 10 दूनी कितना, 10 को 2 से गुना कर देंगे, 20 सेंटीमीटर। तो यही 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि फोकस दूरी दिया गया है और वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, 2f, 2 गुना 10 कितना, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो मिट्टी का उपयोग जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डैश होती है। अवतल दर्पण छोड़िए, कोनो दर्पण रहेगा उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस यहाँ से उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही क्वेश्चन बदल कर पूछ दे कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है। हमें यही याद रखना पड़ेगा। आगे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वह मीटर इनवर्स होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स। लेकिन कह देगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तब हम उसको डायोप्टर भी कह सकते हैं। नहीं, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेकिन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तब मीटर इनवर्स।
यहाँ से दोनों क्लियर हो गया। लेंस की क्षमता का मात्रक तब हो जाएगा लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक तब क्या आ जाएगा मीटर इनवर्स। हमें यही क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये हम पहले ही समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में बता दिए थे। तो ये कौन सा हो जाएगा, समतल दर्पण। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब आसान में भी, कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वह 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन कभी कभी किलोमीटर प्रति सेकंड में दे दे तो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, या कभी कभी अंक में दे दे तो 3 लाख, क्या हम कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। अर्थात प्रकाश की चाल जो है यानी निर्वात में यानी प्रकाश 1 सेकंड में जो है वह 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही किसी लेंस की क्षमता -2D है। अब आप लोग खुद ही बना लीजिए, -2D है तो यह कौन सा लेंस है, तो यहाँ से क्लियर हो गया लेंस की क्षमता ऋणात्मक है तो अवतल लेंस, तो इसका क्षमता दिया है तो फोकस दूरी पूछेगा। फोकस दूरी 100 में 2 से भाग दे देंगे 50 आ जाएगा, तो -50 सेंटीमीटर ही उसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन कि इस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण, यानी पश्च दृश्य दर्पण पूछे, बोले साइड मिरर बोले सब में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो उत्तल दर्पण का जो है वह उपयोग किया जाता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो यहां से ध्यान रखना पड़ेगा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता ही नहीं है, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, सीधी सी बात, 1 डायोप्टर उसकी क्षमता दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 100 में 1 से भाग देंगे, कट कर 100 ही आ जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर ही रह जाएगी। आगे क्वेश्चन ये जो है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। ऑप्शन दिया गया वक्रता त्रिज्या 32 है तो फोकस दूरी उसका क्या होगा आधा, 32 का आधा 16, लेकिन दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है, इसलिए +16 जो है उसका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन यदि हम लोग पढ़े अगला क्वेश्चन पर, तो किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो होता है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ से हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो हम पहले क्वेश्चन में ही बोल दिए कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण पहले ही बता दिए वह कौन सा होता है, तो अवतल होता है, तो इसी से अवतल और उत्तल जो है वह क्लियर कर लिए थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दर्पण यहाँ है और यहाँ एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर समतल दर्पण के बीच यदि किसी वस्तु को रख दिया जाए तो उसका क्या होगा, अनंत प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका आंसर जो है वो अनंत हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। कितना दिया गया है, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, तो इसका अपवर्तनांक पूछता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसमें जिस माध्यम में कि दिया गया 2 गुना 10⁸, इसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो 2 गुना 10⁸ काट दें, 3 का आधा यहीं से जोड़ लें, मीटर प्रति सेकंड यह भी कट जाएगा, तो 3 का आधा 10⁸ यह भी कट जाएगा, तो कितना बचा 3/2 यानी 1.5 जो है वो आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन को उल्टा कर पूछ दे कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी, तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है शून्य, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल, और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ 1.5, इसको काट देंगे 2 × 3 यानी 2 आ जाएगा, 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो है या इसमें प्रकाश की चाल आ जाएगी। तो दोनों में से कहीं कुछ घुमाकर पूछे, एक पूछे या दूसरा, दोनों में से कोई एक पूछेगा तो यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
कहता है कि निर्देशांक चिन्ह पहले ही बता दिया गया था। निर्देशांक जब चिन्ह परिपाटी बताए थे उस वक्त बता दिए थे कि इस निर्देशांक अक्ष पर जो होता है, या हम यह कह सकते हैं कि समस्त दूरियां जो है वह दर्पण के कहाँ से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। यही क्वेश्चन था कि समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। अगला लेंस की फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में संबंध पूछा जा रहा है। तो P बराबर में क्या होता है, 1/f। P बराबर में 1/f, या हम इसको बटा में 1 देकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, कोणमा कोण में गुना, तो P/F बराबर में कितना, 1। यह इसका क्या है, संबंध है। यानी P × F बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या F × P बराबर में 1 कहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दर्पण सूत्र तो हमें भली भांति पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/V + 1/U, 1/V + 1/U बराबर 1/F। अब यही क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दे कि दर्पण सूत्र से 1/V बराबर में क्या होता है, तो 1/F - 1/U। यहाँ से अब इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में रहेगा, U और V में से दोनों, या हो सकता है दोनों दिया रहेगा, तो हमें F पूछेगा F निकालने के लिए, तो भी F निकाल लेंगे। V दिया रहेगा, V मतलब निकालना हो, UF दिया रहेगा तब भी निकाल लेंगे। यानी तीनों में से कोई 2 दिया रहेगा और हमें तीसरा निकालना पड़ेगा, तो हम इसी सूत्र से, दर्पण सूत्र से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम लेंस सूत्र पढ़ेंगे तो सूत्र तो वही रहेगा, केवल चिन्ह जो है एक क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा, 1/V - 1/U बराबर में 1/F। या कौन सा सूत्र, लेंस सूत्र। 1/V + 1/U बराबर में 1/F, कौन सा सूत्र, दर्पण सूत्र। तो यह दर्पण सूत्र और यह लेंस सूत्र। इसमें से भी 1/V बराबर में भी पूछ सकता है कि लेंस सूत्र से 1/V बराबर में क्या होता है, तो यहाँ से यह क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सिर्फ वही जो दिया हुआ है कि अब से पहले जो हल किए थे कि यानी फोकस दूरी दिया गया है और उसकी क्षमता पूछा जाता है। फोकस दूरी जो है इसमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। 25 सेंटीमीटर जो है उत्तर लेंस दिया हुआ, तो F 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता, तो क्षमता बताए थे, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100 में जो है 100 में इससे भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा यानी 25 × 100, 4 डायोप्टर ही उसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये था ऑब्जेक्टिव पार्ट फर्स्ट का, यानी फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड का। बस आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में।